हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कल वाले के रिलेटेड है। जो हमने कल जो न्यूटन जो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था उसी के रिलेटेड जो आपका जो नेक्स्ट सब टॉपिक है आपका है मास एंड इनर्शिया। मास एंड इनर्शिया, तो इनर्शिया क्या होता है इसके कई सारे एग्जांपल आपने कल भी पढ़ लिया है। उसी को हम फिर से एक एक्टिविटी के ज़रिए से आगे हम इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपके पास मास और इनर्शिया जो है होता क्या है उसका डेफिनेशन आपके सामने थोड़ा सा मैं रख रहा हूँ। ये आप एग्ज़ाम के लिए भी डेफिनेशन जो है याद रखेंगे। सबसे पहले आपके पास है व्हाट इज़ मास। सबसे पहले आपका मास जो है क्या होता है, ये आपके पास है व्हाट इज़ मास। तो सबसे पहले मास को हम बोलेंगे मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। एक चीज़ के अंदर कितना मैटर आपने पहले पढ़ लिया है, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी डिटेल में आप समझ चुके हैं। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेस वेट, दैट इज कॉल्ड इज मैटर। कोई भी चीज़ जिसकी जो है आप क्या कहीं पे स्पेस ऑक्यूपाई करे और साथ में जिसका कुछ वजन हो उसका हम बोलते हैं मैटर। तो एक मैटर के अंदर एक चीज़ क्या था, मैटर आप किसी को भी ले सकते हो। जैसे आपके पास पेन है, नोटबुक है, बुक है, आपका बैग है, आपका स्कूल के अंदर जैसे हमारे पास टेबल हैं, चेयर हैं, सबको हम मैटर कह सकते हैं। तो किसी भी मैटर के अंदर कितना जो है मास, कितना मतलब उसके अंदर मैटर है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है हम उसको कहेंगे मास। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। सिंपल डेफिनेशन आपने इतना याद रखना है। जैसे आपके पास है बॉलिंग बॉल हैज़ मोर मास देन ए टेनिस बॉल। एक टेनिस बॉल जो है वो थोड़ा हल्का होता है, उसके मुकाबले में जो बॉल हम क्रिकेट जो बॉल खेलते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो लेदर के जो बॉल हैं वो ज़्यादा भारी होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे यहाँ एग्जांपल बॉल का लिया गया है, इसके अंदर जो है मैटर जो है ज़्यादा डेंस है, डेंसली पैक्ड है, इसीलिए ज़्यादा भारी है या उसके अंदर ज़्यादा मास है अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहेंगे तो। नेक्स्ट देख लेना, ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। और इनर्शिया जो हमने कल पढ़ा था, कल एग्जांपल हमने लिया था, जैसे हम गाड़ी में बैठे हुए हैं बस के अंदर, अगर बस ड्राइवर जो है अचानक से अगर ब्रेक लगा देते हैं तो हम क्या करते हैं, आगे की ओर फॉरवर्ड की ओर हम ऐसे गिरते हैं। वो आपकी इनर्शिया की वजह से है। वही यहाँ कह रहा है, इनर्शिया भी डिपेंड रहता है मास के ऊपर। किसी भी चीज़ के अंदर ज़्यादा मास हो तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा हो सकता है। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। ये आपका है मास। मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे हम और ज़्यादा इसको फर्दर अगर स्टडी करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया कितना है उसकी मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे, मास कह सकते हैं। मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए फिर से एक रिवाइज मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है मास एंड इनर्शिया। तो नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी के जरिए से देखते हैं। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में से जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 9.2 आपका है। तो ये अक्सर आप ये एक्टिविटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लो कॉस्ट है, नो कॉस्ट है, जो आप आराम से घर में भी जाके कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, सेट ए 5 रुपी कॉइन ऑफ ए स्टिफ कार्ड ऑन ए स्टिफ कार्ड कवरिंग एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर स्टैंडिंग ऑन ए टेबल इज शोन इन द फिगर। आपकी इस फिगर में भी जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, देखो ये फिगर है, ये आपके पास एक ग्लास है, एम्प्टी ग्लास है मतलब खाली ग्लास, उसके ऊपर एक कार्ड लिया, ये वाला इसके ऊपर रखा है। ये देख लो आप यहाँ पे, ये 5 रुपए का एक सिक्का इसके ऊपर रखा गया, ये वाला आप देख सकते हैं। वही यहाँ कह रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें, इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एम्प्टी ग्लास ले लेना है, उसके बाद एक कार्ड ले लेना है, और साथ में हमें क्या करना है, एक 5 रुपए का एक सिक्का भी हमें चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास इजीली अवेलेबल होते हैं घर में, तो हम आराम से इस एक्टिविटी को इनर्शिया और मास को समझने के लिए कर सकते हैं। जैसे उसको रखा है एक टेबल पे, जैसे आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है। तो फर्स्ट एक्टिविटी में फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा इस एक्टिविटी में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, गिव द कार्ड ए शार्प हॉरिजॉन्टल फ्लिक विद अ फिंगर। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ आपके पास, देखो उंगली से आपने जोर से उसको ऐसे, कार्ड को, सिक्के को नहीं, कार्ड को आपने जोर से ऐसे टच करना है, जोर से उसको मारना है। उससे क्या होगा,
इफ वी डू इट फास्ट, अगर हम इसको बहुत जल्दी करते हैं, तेजी से करते हैं, देन द कार्ड शूट्स अवे, तो कार्ड जो वहां से तेजी से बाहर के लिए निकल जाएगा दूर, allowing the coin to fall vertically into the glass tumbler। इस तरीके से जब वो कार्ड तो जल्दी से बाहर निकल जाएगा और जो सिक्का है वो सीधे वर्टिकली वहां से नीचे जो आपके ग्लास टम्बलर में गिर जाएगा। किस वजह से? ड्यू टू इट्स इनर्शिया, इसके इनर्शिया के कारण ये उसके अंदर चला जाएगा। ये एक्टिविटी आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सारे बच्चे घर जाके इस एक्टिविटी को खुद जो है करने की भी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम क्या कहेंगे स्टेप में हमारा, अब इनर्शिया की वजह से कार्ड तो बेशक आपने जब उसको फ्लिक किया तो कार्ड तो आगे निकल गया, लेकिन सिक्का जो है देखो, सिक्का यहाँ से सीधा जो इसके अंदर नीचे जो है गिर रहा है, सिक्का इसके अंदर सीधा नीचे गया जब आपने इसको फ्लिक किया। तो ये किस कारण से? उसकी इनर्शिया के कारण। द इनर्शिया ऑफ द कॉइन ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट, बेशक कार्ड को आपने जोर से धक्का दिया लेकिन सिक्का तो उधर ही है, उसकी इनर्शिया की वजह से जितना उसके अंदर मास है उसकी वजह से सिक्का जो है कोशिश करेगा कि वो रेजिस्ट करेगा, अपने जो फोर्स आपने कार्ड पे दिया उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा और वो अपनी जगह को ही जो ओरिजिनल उसकी पोजीशन है वहीं पे अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि पहले रेस्ट में है तो अपने रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट को ही मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। इवन व्हेन द कार्ड फ्लोज अप, जबकि कार्ड आपका बेशक देखो कार्ड यहाँ से तेजी से ऐसे बाहर निकल गया, जबकि सिक्का जो है उसी पोजीशन पे वहीं पे है। तो इसीलिए ये किस कारण से है? आपके इनर्शिया की वजह से। देखो, व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड विद फिंगर द कॉइन प्लेस्ड वेयर इट फॉल्स इनटू द टम्बलर। तो इस तरीके से क्या होगा, बेशक कार्ड को आपने जब फ्लिक किया तो तेजी से आगे निकल गया, लेकिन जो सिक्का है उसी जगह पे अपने आप को मेंटेन उसने रखा। तो ये आप समझ सकते हैं इस एक्टिविटी से। आगे हम जो रिलेशन है मास और इनर्शिया का उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो आपके पास अब आपका जो है जिस यूनिट के अंदर टॉपिक नंबर जो थर्ड जो है आपका है मास एंड इनर्शिया, मास एंड या इनर्शिया एंड मास। इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। ऑल द एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज, जितने भी एक्टिविटीज हमने, चाहे हम कार में बैठे हैं, ड्राइवर जो है कार को जो है ये मतलब किसी मोड़ पे तेजी से उसको मोड़ काट रहे हैं, या आप जैसे बस के अंदर बैठे हैं, ड्राइवर ने ब्रेक मार दी तो आप आगे की ओर मतलब गिरने लगा, या अचानक से बस ने जो है बैठे हुए आप गाड़ी में बैठे हो तो आप गाड़ी ने अचानक एक्सेलरेट करके उसको आगे जाने के होता हम पीछे की ओर गिरते हैं। जितना भी एग्जांपल लिया, जैसे अभी आपने ये ग्लास टम्बलर और 5 रुपीज़ कॉइन वाला किया है, हर एक एग्जांपल में आपको ये इलिस्ट्रेशन मिलता है कि देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है, चाहे आप गाड़ी में बैठे हो या जो सिक्का मैंने एक कार्ड के ऊपर रखा, हर किसी में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, रुकावट पैदा करेगी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब जो अपने स्टेट ऑफ मोशन, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना है, उसके लिए हमेशा कहता है एक ऑब्जेक्ट जो है रेजिस्ट करती है। आप अभी आपने सारे एक्टिविटीज में देखा, इफ इट इज एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट में है, इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, तब वो हमेशा रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा और ये रेजिस्टेंस उसी के लिए पैदा करेगा। इफ इट इज मूविंग, अगर वो हरकत में है, इट टेंड्स टू कीप मूविंग, तब वो अपने आप को मूविंग में ही रखने के लिए रेजिस्टेंस पैदा करेगी। तो इसी प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसी प्रॉपर्टी को एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम अपना एग्जांपल लिया, हम गाड़ी में बैठे हैं, या जैसे मैंने सिक्के का एग्जांपल लिया, या हमने कैरम बोर्ड के जो स्टिकर्स का भी एग्जांपल लिया था, सबको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। जो ये प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कि अगर वो मूविंग में है तो मूविंग में ही रहने की कोशिश करेगा और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। अब मैं आई होप कि आप सब समझ चुके हैं कि इनर्शिया क्या है। तो आगे हम देखते हैं, डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया। अब सवाल आपके सामने ये है, ये आपके सामने देखो, डू ऑल बॉडीज हैव सेम इनर्शिया, क्या सारे चीज़ों में, चाहे मैंने सिक्के का एग्जांपल लिया, कैरम बोर्ड के स्टिकर का एग्जांपल लिया, या हम अपने आप का एग्जांपल ले सकते हैं, हम गाड़ी में बैठे हैं, तो क्या सब में इनर्शिया जो है सेम होता है? ये सवाल आपके सामने है। We know that it is easier to push an empty box than a box full of books।
आप सब जानते हैं कि एक बॉक्स के अंदर एक संदूक है, आपके पास डब्बा है मान के चलो, अगर खाली है तो उसको पुश करना, उसको धक्का देना, उसको धकेलना कितना आसान होता है किसके मुकाबले में कि अगर एक बॉक्स है जो आपके सामने जिसके अंदर पूरी तरह से किताबों से वो बॉक्स जो है भरा हो, तो उसको धक्का देना जो हमारे लिए मुश्किल होता है, ये तो हम सब जानते हैं। सिमिलरली इफ वी किक ए फुटबॉल, तो उसी तरह अगर हम एक फुटबॉल को किक करते हैं तो आपको पता है इट फ्लाइज अवे, तो तेजी से मतलब उड़ जाएगा। बट इफ यू किक ए स्टोन ऑफ द सेम साइज विद इक्वल फोर्स इट हार्डली मूव्स, लेकिन उसी फुटबॉल के साइज का अगर आपके पास एक स्टोन हो, एक पत्थर हो, तो अगर हम उस पत्थर पे क्या करेंगे, किक मारेंगे, उसके ऊपर अगर किक करेंगे उसी साइज का हो, उसी इक्वल फोर्स से जिससे आपने बॉल को किक किया था, तो जाहिर सी बात है कि वो बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर दूर तक हिलेगा। वी मे इन फैक्ट गेट एन इंजुरी इन आवर फुट वाइल डूइंग सो, इस तरह करने से कि एक पत्थर को अगर फुटबॉल की तरह मान के अगर हम उसको लात मारेंगे तो हो सकता है उससे हम इंजर्ड भी हो सकते हैं, हमें चोट भी आ सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने एक्टिविटी 2 में भी देखा था, इंस्टेड ऑफ ए 5 रुपी कॉइन, जैसे हमने 5 रुपए का सिक्का रखा, अगर हम उस 5 रुपए के सिक्के की जगह पे इफ यू यूज अ 1 रुपी कॉइन, तो अगर हम 1 रुपए वाला सिक्का रख देते हैं उस जगह पे 1 रुपए वाला सिक्का क्या रख देते हैं, 1 रुपए वाला सिक्का, जैसे 5 रुपए वाले सिक्के को हटा के हम 1 रुपए वाला सिक्का डाल देते हैं, क्या हो सकता है, we find that a lesser force is required to perform the activity। हो सकता है 5 रुपए का सिक्का जो है थोड़ा सा मोटा होता है, वो वजन में ज्यादा वजनदार हो सकता है 1 रुपए के सिक्के के मुकाबले में, तो इसलिए 1 रुपए के सिक्के पे हमें फ्लिक करना, उस पर जोर देना उंगली से, वो ज्यादा आसान हो सकता है। ठीक है, a force that is just enough to cause a small car to pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of the train। देखो एक एग्जांपल और है, a force that is just enough to cause a small cart, cart होता कोई भी, जैसे छोटा सा छकड़ा होता है, टोंगा टाइप होता है, या कोई भी ट्रॉली जैसा होता है, अगर अब उसको फोर्स लगाना हो तो हो सकता है कि उसके लिए फोर्स जो है काफी कम लगता हो, किसके मुकाबले में, टू पिक ए लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस ए नेग्लिजिबल चेंज, अगर उसके बजाय हमें क्या करना हो, इस तरह से लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस ए नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ ए ट्रेन, तो इस तरह से अगर थोड़ा सा, जिसके हमें एक कार्ट को अगर फोर्स लगाने के लिए हमें एनर्जी जो लग रहा है, जो फोर्स हम लगा रहे हैं, उसके मुकाबले में एक ट्रेन को जो लगाना है, कि ट्रेन के लिए जब आप एनर्जी यूज करोगे, फोर्स यूज करोगे, वो नेग्लिजिबल रहेगा, मतलब ना के बराबर रहेगा, मतलब उससे जो आपने एक कार्ट को खींचने में जो एनर्जी या फोर्स आपने लगाया है, वो एक ट्रेन को खींचने के लिए ना के बराबर है। क्यों, दिस इज बिकॉज, ये किस वजह से है, दिस इज बिकॉज इन कंपैरिजन टू द कार्ट, क्योंकि उस कार्ट के मुकाबले में द ट्रेन हैज अ मच लेसर टेंडेंसी टू चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन, क्योंकि उससे ट्रेन स्पीड में हो, या उसको आपने रोकने के लिए आपने फोर्स लगाया हो, या वो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो तो उसको मोशन में लाने के लिए आपने फोर्स दिया हो, तो वो कहता है उसके लिए बहुत कम एनर्जी है, बहुत कम फोर्स है, किसके मुकाबले में, एक कार्ट को मूव करने में या उसको या रोकने में। तो उसी तरह अकॉर्डिंगली वी से दैट द ट्रेन हैज मोर इनर्शिया देन द कार। अब हम यहाँ से एक कंसेप्ट ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ट्रेन है उसकी इनर्शिया जो है उस कार्ट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स, तो इससे हमें साफ हो जाता है हमारे सामने कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हैवियर ऑब्जेक्ट हो, बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट हो, ऑफर लार्ज इनर्शिया, तो उसके अंदर इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो मूवमेंट में हो तो मूवमेंट में रहने के लिए, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने के लिए जो इनर्शिया जो है ज़्यादा होता है। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ये हमने आगे डेफिनेशन में भी देखा था पहले कि इनर्शिया क्या है, मेजरमेंट ऑफ मास इज कॉल्ड एज इनर्शिया। वही यहाँ पे फिर अब यहाँ पे साबित हो जाता है कि ट्रेन और एक कार्ट का एग्जांपल जो यहाँ लिया है, ट्रेन जो आपको पता है ज़्यादा साइज में भी बड़ा होता है, भारी होता है, तो इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हैवियर ऑब्जेक्ट हो, मैसिव ऑब्जेक्ट हो, उतना ज़्यादा उसके अंदर इनर्शिया भी पैदा होती है। वी मे दस रिलेट इनर्शिया एंड मास इज फॉलोज। अब हम यहाँ से इनर्शिया और मास के बीच में जो रिलेशन जो है इस तरीके से निकालते हैं। देखो, इनर्शिया
is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. अब इनर्शिया क्या है? एक नेचुरल टेंडेंसी है, ये हर किसी चीज के अंदर कुदरती होता है कि इनर्शिया क्या है? इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट. अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना है, स्टेट ऑफ मोशन में है तो मोशन में रहने के लिए जो रेजिस्टेंस वो पैदा करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, उसको हम उसका क्या कहेंगे? इनर्शिया. उसको हम उसका क्या कहेंगे? इनर्शिया. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजरमेंट ऑफ इट्स इनर्शिया. इनर्शिया. तो यहाँ से हम फिर से कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर ज़्यादा मास हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इनर्शिया जो है वो ऑफर करती हैं, और कम मास हो तो हल्का हो तो हल्के कम से कम जो है इनर्शिया ऑफर करेगी. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मास क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजरमेंट ऑफ इट्स इनर्शिया. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजरमेंट ऑफ इट्स इनर्शिया. तो यहाँ तक आपका एक छोटा सा टॉपिक है, ये ख़त्म हो जाता है. इसके कई सारे जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं आपकी टेक्स्ट बुक में है, वो सारा क्वेश्चन जो है आप कल होमवर्क के लिए लिखेंगे भी और याद भी करके आएंगे.